वेलकम बैक गाइस। सो हम लास्ट दो वीडियोस से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे। पहले दो लेक्चर्स कर चुके थे हम। आज हम पढ़ेंगे अपने थर्ड लेक्चर की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हम इसमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन बेसिकली। तो मतलब अगर मैं बताऊं तो पहले दो लेक्चर से आज का लेक्चर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग का पोर्शन होगा थोड़ा सा इजी होगा। बाकी उसके बाद हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखेंगे, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि आप पहली पहली बार करो तो वो आपको हार्ड लगे। लेकिन बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहते हो तो आपको बेसिक टू एडवांस तक पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और एस एच एम ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अच्छे ढंग से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, हमने लास्ट उसमें देखा था कि एस एच एम एज अ सर्कुलर मोशन, एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जैसे अगर मैं खुद तो एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन बेसिकली, तो एस एच एम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एस एच एम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन बेसिकली एक एस एच एम करती क्या है। तो अगर हम देखा जाए कि जो हमने लास्ट दो लेक्चर्स में देखा एस एच एम के बारे में, तो उसमें ये था कि अ, ये होती है x इज इक्वल टू 0 जो होती है मीन पोजीशन, और x इज इक्वल टू a ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, और x इज इक्वल टू -a ये होती है इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। इसके लिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करने के बजाय ना इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि अच्छे ढंग से समझ में आए। यहाँ पे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि सपोज ये एक पार्टिकल है। ये स्टार्ट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से, जो भी इसकी मीन पोजीशन है। सपोज हमने यहाँ पे लिया, तो ये ऐसे गया, चलता गया चलता गया चलता गया, फिर ऐसे घूम के वापस आया, इधर आया इधर आया, फिर -a तक गया, और फिर ऐसे चल चल के इधर तक आया। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, अगर किसी पार्टिकल की स्टार्टिंग की पोजीशन ये है और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जब वो पार्टिकल इधर होगा तब वो कुछ ऐसा चलेगा। जब वो पार्टिकल इधर, तो कुछ चीज़ देख पा रहे हो कि आखिर सर दिखाना क्या चाह रहे हैं, कोशिश कर क्या रहे हैं दिखाने की। मतलब यहाँ पर जब पार्टिकल होगा तो फिर वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर होगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, या एक पार्टिकल ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, तो लगभग 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 पाथ सेम है। अगर पार्टिकल, कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर ये पार्टिकल जैसे कि, एक मिनट, हाँ तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये पार्टिकल सपोज यहाँ पर है और यहाँ से पहले ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे घूमकर इधर से ऐसे घूम के वापस आ रहा है, तो एक तरीके से अगर हम इसकी प्रोजेक्शन ले ऊपर, तो हम देखेंगे कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कुलर मोशन पर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ से एक लाइट आ रही है और यहाँ से लाइट आ रही है, जो इसकी शेडो बनेगी ना, वो शेडो यही पाथ फॉलो करेगी। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन वर्ड समझने का काफ़ी ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल तब होता है, सपोज मान लो कि ये सर्कल है, तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे लाइट मार दो और देखो इसकी शेडो यहाँ पर आएगी, तो ये इसकी प्रोजेक्शन हो गई। तो ये प्रोजेक्शन समझने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। तो कहने का मेरा मतलब इधर से इतना है कि जो एसएचएम होता है, वो स्ट्रेट लाइन में जो एसएचएम परफॉर्म करता है, वो उसकी जो प्रोजेक्शन होती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है बेसिकली। अब एक एसएचएम अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान सी बातें हो जाती है कुछ। अब वो आसान सी बातें क्या हैं, मतलब वही इक्वेशंस जो हमने लास्ट क्लास में थोड़े हार्ड मेथड्स से सीखी थी। हार्ड मेथड इन द सेंस जो देखा था आपने मैथमेटिकल मेथड से, अब हम उसे इसकी हेल्प से करेंगे। अब इसकी हेल्प से कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। सपोज ये है अपना पार्टिकल, ये पार्टिकल इधर से इधर से इधर से इधर से कुछ एक्स डिस्टेंस पर मूव किया। तो अब अगर हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे ना, अगर पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगी ऐसे, ये पार्टिकल यहाँ पर होगा। मतलब समझे मेरा मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे ना इस वाले पोर्शन की, लाइट मारेंगे इधर तो ये चीज़ आएगी। अगर हम इस सर्कुलर की ऐसी प्रोजेक्शन लेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी। तो अगर कोई पार्टिकल इतना एक्स डिस्टेंस कवर करता है तो ये मतलब वो सर्कल पे यहाँ से लेकर यहाँ तक गया होगा। तो बेसिकली अगर हम अब इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो क्या देखते हैं हम कि इधर तक पहुंचा वो पार्टिकल, और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये होती है हमारी एम्पलीट्यूड। क्योंकि अगर ये पूरा स्ट्रेट है, जो हम स्ट्रेट लाइन मोशन मान रहे हैं, तो साफ सीधी सी बात है माइनस ए होगा, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए होगा। तो ये चीज़ तो रेडियस ही होगी, मतलब रेडियस ए हो गई, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं हमारी। अब ये इस तरफ जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटी होगी इसके टेंजेंट होगी इस डायरेक्शन में। जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा, वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पर होगा, हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा कुछ, मतलब एक मिनट, एक तो ये टूल्स ने अलग ही, जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं ना टूल्स उतने ही ज़्यादा ख़राब भी होते हैं। ओफ, नहीं बनेंगे आज नहीं बनेंगे। कोई नहीं, मैं इसी से बना के दिखाता हूँ। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर। इतनी जल्दी बन गया, बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहा था। तो इस डायरेक्शन में बन गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। अभी वेलोसिटी वेक्टर क्या होता था हमारा, याद है? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, पढ़ा था कुछ 11th में ऐसा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वॉट, ए, ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसने, ये कुछ थीटा एंगल कवर किया है, थीटा एंगल कवर किया ना। अब याद है, थीटा अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो जो ये थीटा आ गया ओमेगा टी के बराबर आ गया। अब ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। तो बेसिकली अगर इस थीटा की जगह पे मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, थीटा को उठा के मैं इधर ओमेगा टी लिख देता हूँ। अब सबसे पहले मैंने x की इक्वेशन निकालनी है कि ये x कितना चला। तो इस x की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, ये ट्राइंगल कंप्लीट करूँगा। इसे थोड़ा जूम में बनाता हूँ, मतलब ये तो
चीज़ हटाऊँ मैं, टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल भी मालूम है, थीटा एंगल है। तो अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल में। तो हम क्या लगाएंगे इस ट्रायंगल में x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? इस ट्रायंगल में हमने अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लगाएंगे कॉस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x अपॉन में a इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। तो हम बेसिकली यहाँ से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो देखा तुमने, ये आई नहीं आई SHM की क्वेश्चन? तो यहाँ से भी प्रूफ होता है ये SHM परफॉर्म करता है। तो ये तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बता रहा था, ये थी डिस्प्लेसमेंट के लिए। थोड़ा नोट्स ढंग से बनाएंगे, रुको, ठहरो, लाइन भी चली गई। उफ, सब इरेज करो, थोड़ा ढंग से बताऊंगा। ये पूरी चीज जो तुम लोगों ने अभी देखी थी यहाँ पर, तो अब ढंग से थोड़ा डेरिवेशंस में आएंगे। अभी ये मैं थोड़ा समझा रहा था, तो अब स्टार्टिंग से डेराइव करते हैं इसको। अब जो सारी बेसिकली जो सारी मतलब चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, वो अब हम अभी डेराइव करेंगे इसमें। तो क्या क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम ये चीज़ डिराइव करेंगे। तो सपोज पार्टिकल यहाँ पर है, जैसे कि हमने अभी देखा, ओमेगा टी डिस्टेंस। तो बेसिकली हम ओमेगा टी लेने के बजाय हम मानते हैं कि पार्टिकल की मीन पोजीशन ही यहाँ पर है, कुछ फाई डिस्टेंस, कुछ फाई एंगल चलकर, और फिर वो पार्टिकल यहाँ से चला कुछ यहाँ तक, और ये एंगल है ओमेगा टी। ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ये ओ, ये ए, ये बी, ये 3 पॉइंट है। तो बी पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा v, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए होगा। तो अब अगर हम ट्राइंगल देखें, सपोज इसकी प्रोजेक्शन ले, तो ये ओ बी ए, ओ, रुक जाओ, पहले ओ ए, इधर को C1 लेते हैं, तो ये तो फाई एंगल आ गया इधर, और ये यहाँ पर B, तो ये B, ये पूरा एंगल है ओमेगा टी, और ये छोटू सा एंगल है फाई। अगर ये पॉइंट में D ले लूँ और ये पॉइंट में C2 ले लूँ, तो अब मैं जहाँ यहाँ से थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि साइन, हमें बेसिकली निकालना क्या, ओ सी टू जो है वो एक्स, ये चीज़ निकालनी है हमें। तो ओ सी टू, हमें बेसिकली ओ सी टू निकालना है। ओ
O(C2) जो होगा अपॉन में OB, ये क्या होगा, ये होगा कॉस मतलब हम कॉस नहीं लेंगे, 1 मिनट, हमने यहाँ की प्रोजेक्शन निकालनी है ना, यहाँ से यहाँ तक। इस पे लाइट मारो, इस पे लाइट मारेंगे तो वाई एक्सिस पे आएगा, मतलब ये पोर्शन है। अगर इस पे लाइट मारोगे तो इसकी शेडो ऐसे बनेगी, तो हमें बेसिकली y का कर्व निकलेगा, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन से y का कर्व निकलेगा। तो इंस्टेड ऑफ OC2 हम BC2 एंड करने में, ऐसा नहीं है कि OC2 निकालेंगे तो कुछ गलत होगा, नहीं नहीं वो गलत नहीं होगा, लेकिन जो BC2 होगा ना, वो अभी इस उसमें एकदम, मतलब हम कह सकते हैं कि उसका फेस भी एकदम सही होगा और पूरे कर्व की इक्वेशन भी सही होगी एज पर द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हमने इसमें ली है। तो OC2 अपॉन OB, तो OC2, अब हमने यार ये करने के बजाय हमें BC2 निकालना है ना, तो BC2 अपॉन में OB, ये क्या हो गया, ये साइन ऑफ BOD हो गया। अब BC2 y है, OB इज नथिंग बट A साइन, अब देख लो BOD क्या होगा, BOD अगर ये पूरा एंगल ओमेगा है, ये फाई है, तो ये एंगल ओमेगा टी माइनस फाई दिख गया। एक्चुअल में ये आ गई क्वेश्चन, फाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये इसकी इक्वेशन इधर से आ गई। अब हम थोड़ी सी वेलोसिटी पर बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी का क्या चक्कर रहेगा। तो अब जैसे कि हम ये वाला कर्व निकाल रहे हैं, तो अब हम कहाँ की वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्टेड है, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो पार्टिकल इधर से ऐसे रोटेट कर रहा था, ये है सपोज, यहाँ पर v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, ये ओमेगा टी है। तो अब हम यहाँ से देखें तो हमें इस डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है, वी हैव टू फाइंड vx, वेलोसिटी के लिए वी हैव टू फाइंड vx। तो हम पहले लिखते हैं कि वेलोसिटी, तो हमें vx फाइंड करना है, तो फिर ये एक v वेक्टर है ओमेगा आर, हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए। अब थोड़े एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, ये ओमेगा आर, तो बेसिकली अगर ये ओमेगा टी है तो ये वाला एंगल 90 माइनस ओमेगा, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस ओमेगा टी होगा, और ये 90 माइनस ओमेगा टी होगा, तो 90, ये वाला एंगल ओमेगा टी हो गया, ये एंगल आ गया 90 माइनस ओमेगा टी, ये एंगल ओमेगा टी, ये वाला 90 माइनस ओमेगा टी, ये वाला एंगल जो है बेसिकली, ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया ओमेगा टी। तो अब हमें जो निकालना है, हमें एक्चुअली 1 मिनट हमने इधर y के टर्म्स में क्वेश्चन निकाली ना, तो हम वी एक्स निकालने से ज़्यादा वी वाई निकालने में इंटरेस्टेड है, मतलब ऊपर वाले इसकी वेलोसिटी। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये है ओमेगा इंटू आर, और ये ओमेगा टी, इंस्टेड ऑफ आर हम ओमेगा ए लेंगे, ये एंगल आया ओमेगा टी, और हमें यही ऊपर वाली वेलोसिटी चाहिए, तो वी वाई, हम इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये साइन आएगा, तो ये ओ एम ए ओमेगा साइन नहीं मतलब कॉस आएगा, कॉस ओमेगा टी।
तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई ऊपर वाली डायरेक्शन में। जस्ट वेक्टर सॉल्व किए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई ये चीज़ तो मतलब फिर आपका थोड़ा वेक्टर्स में वो है, लेकिन खैर हम उसकी भी वीडियोस काफ़ी जल्दी आगे लाएंगे, फिर आपका वेक्टर्स भी उसी के साथ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा। अब वेलोसिटी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़, जो कि एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर है, काफ़ी गंदी फिगर बनी, काफ़ी घटिया फिगर। एक अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का है पार्टिकल और यहाँ गया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा से। अब हम देखते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन होता है अंदर की तरफ होता है ए सी, और ये एंगल है ओमेगा टी। अब हमें इसका भी वाई कॉम्पोनेंट ही निकालना पड़ेगा, है ना। पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था, यह पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ आई कैप डायरेक्शन, वो जे कैप डायरेक्शन में। तो हमें भी इसका वाई कॉम्पोनेंट, तो हमें एक्सेलरेशन का वाई कॉम्पोनेंट निकालने में हम इंटरेस्टेड है। तो अब हम देखें, ये अगर ओमेगा टी है तो साफ सीधी सी बात है कि अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल भी ओमेगा टी ही होगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो अब अगर हम इसका y कंपोनेंट देखें, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, तो नीचे की तरफ आ गया विच इज ए ओमेगा, और ये वाला कंपोनेंट अगर हम इसका लेंगे ऊपर की तरफ तो ये आ जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का जे कैप। तो जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है ए ओमेगा, एक मिनट, एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअली, 2 मिनट। एक्सेलरेशन होता था आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और अगर उसके टर्म्स में देखा जाए ये तो फोर्स होता था ये, एक मिनट, वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये होता था ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर होता था। तो इस केस में ये ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ गया। हम फेस भी ले सकते थे अगर इसको हम स्टार्ट करते कुछ आगे, पहले इनिशियल फेस उसके फाई से और फिर आगे करते, तो खैर। लेकिन यहाँ अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है ना, तो आगे फेजर डायग्राम जो होता है इसका, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ये जैसे एक अप्रोच है आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराने की। आगे जो मेन चीज़ है ना वो आगे फेजर में काम आएगी। तो अगर 2 मिनट के लिए ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन जो फेजर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लाएंगे फेजर को भी। अब 2 मिनट के लिए टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड से आसान तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, मतलब टाइम पीरियड देख लो। टाइम जो बेसिकली जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, टोटल मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो होगा, ये चीज 2 पाई आर है सपोज एक टाइम इंटरवल के लिए। वेलोसिटी नहीं, हम स्पीड लेते हैं इस केस में। स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है, 2 पाई आर अपॉन में ये चीज टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन बी। तो यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि ओमेगा इंटू आर चीज होती है, ओमेगा इंटू आर वो होती है बी, आर अपॉन बी 1 अपॉन ओमेगा आ जाता है। तो टाइम पीरियड जो हो जाता है वो इधर से 2 पाई अपॉन ओमेगा आ जाता है। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड साफ सीधा मालूम पड़ गया कि टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन जो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो ये चीज़
ध्यान से याद रखनी है कि टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे स्प्रिंग ब्लॉक सीखेंगे सब में, मतलब मैक्सिमम में इसी का काम है। अब देखो टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम, नेक्स्ट टॉपिक है टू पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। जिसमें क्या है कि इन केस ऑफ टू पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग सेम लाइन with same frequency about same mean position always try with circular projection। एक टाइप की टिप दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि हमेशा इसी सर्कुलर प्रोजेक्शन से ट्राई किया करो। क्यों ट्राई किया करो? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी अप्रोच हो जाती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि सपोज ये हमारा पहला पार्टिकल है जो कि कुछ यहाँ पे v इज इक्वल टू ए ओमेगा से चल रहा है। और जो हमारा दूसरा पार्टिकल है वो यहाँ पर है, मतलब सेम लाइन में नहीं, उसने जो स्टार्ट करा वो यहाँ से करा है। ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, और ये भी भागे जा रहा है भागे जा रहा है। इसका भी ए है और इसका भी ओमेगा ही है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, अब जैसे हमने ऊपर निकाला तो ऊपर इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर ही देता हूँ। तो जो टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। बहुत लोग फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं, मैं थोड़ा एफ से लिखता हूँ, एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो जो ओमेगा आ गया वो आ गया 2 पाई एफ। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है दिस मीन्स ओमेगा भी कांस्टेंट होगा ही होगा। एक्चुअली एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ओमेगा को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और एक टाइम नहीं है एसएचएम का ही टाइम होता है जब हम इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्योंकि 2 पाई आ गया तो एक्चुअली 2 पाई रेडियंस जो होते हैं उसे हम 360 डिग्रीज बोलते हैं। मैथमेटिक्स में 2 पाई रेडियन को 360 डिग्रीज बोला जाता है। तो जहाँ था मैं, तो यहाँ पर ये भी ए ओमेगा से चल रहा होगा। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच में, तो बेसिकली हमें फाइंड करना, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है कि ये दोनों पार्टिकल कब आपस में क्रॉस करेंगे। when these two particles will cross each other। तो ये दोनों पार्टिकल कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इसको हम इस चीज़ से समझते हैं कि सपोज एक पार्टिकल है इधर और एक पार्टिकल है इधर, ये दोनों ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये इधर होगा और ये इधर होगा, तो तब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो बेसिकली हमें बस यही चीज़ निकालनी है कि हमें वो एक्स निकालना है, वो एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। एक मिनट, हमें एक्स का ये वाला एक्स नॉट निकालना है जब ये क्रॉस कर रहे होते हैं। हमें ये वाला एक्स नॉट फाइंड आउट करना है। तो ये एक्स नॉट बेसिकली क्या होगा, अब जैसे एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट है, तो यहाँ से गया एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। बेसिकली जब दोनों की प्रोजेक्शंस सेम लाइन में होंगी ना, तब वो दोनों आपस में क्रॉस करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जब P1 पार्टिकल इधर होगा और P2 पार्टिकल इधर होगा, ये भी है ओमेगा, ये भी है ओमेगा, जब इन दोनों की ये सेम लाइन में होगी, देख रहे हो ना, सेम लाइन में, तब ये दोनों क्रॉस करेंगे। तो अब अगर निकालूं कि ये x क्या होगा, ये x क्रॉस करने वाला, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं देखूं कि सपोज इन दोनों के बीच में जो इनिशियल एंगल था वो इनिशियल एंगल था थीटा का, लेकिन अब ये एंगल जब ये दोनों मिले हैं आपस में, काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो रहा है, मैं इसको बाहर निकाल लाता हूँ इस ट्रायंगल को। मतलब ये P1 और P2 दोनों सेम लाइन में आ चुके हैं,
जब ये सेम लाइन में आएंगे तब ये जो एंगल होगा ये होगा θ/2 हो चुका होगा ये एंगल, और हमें ये x निकालना था। ये डिस्टेंस a है, तो ये जो x होगा, x इज नथिंग बट x अपॉन a इज इक्वल टू cos θ/2। तो ये जो x होगा ये होगा a cos θ/2। देखा कितना ज़्यादा इजी कर देता है सर्कुलर मेथड इस चीज़ को, मतलब सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन ली और फिर एसएचएम को वैसे निकालना पड़ता तो थोड़ा हमें टाइम लगता, लेकिन इस चीज़ से कितना ज़्यादा जल्दी निकल के आ गया। मतलब देख लो, आप खुद ही देख लो कि जैसे इसका फॉर्मूला भी आ गया आप लोगों के सामने। अब अगर मैं बोलूँ कि दो पार्टिकल्स हैं जो कि एसएचएम कर रहे हैं, जिनके बीच मतलब जो एंगल का डिफरेंस है, फेस डिफरेंस है बेसिकली, वो पाई/2 पाई/3 का है फेस डिफरेंस, और जो एम्पलीट्यूड है वो है 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट होगा जब दोनों आपस में मीट करेंगे? तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जब दोनों आपस में मीट करेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो, 10 cos θ/2 दैट इज पाई/3। तो ये आ गया 10 इंटू, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मतलब a/2 डिस्टेंस पर ये दोनों आपस में मीट करेंगे एक दूसरे को। अब चाहे तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं, अगर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था तो a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? पूरे टाइम पीरियड का t/8 टाइम लगेगा a/2 तक जाने में, क्योंकि 0 से a तक जाने में t/4 लगता है, तो 0 से a/2 तक जाने में t/8 टाइम लगेगा। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम अलोंग अ सेम लाइन। तो यार इससे तो ज़्यादा ना कोई मतलब आसान बात हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम सेपरेशन देखनी है। मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगी? मैक्सिमम सेपरेशन तब होगी जब बेसिकली बोला जाए कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो वो आपस में इक्वल हो। और इक्वल भी कैसे हो? मतलब इक्वल टू ज़ीरो। सेपरेटिंग वेलोसिटी है और अप्रोचिंग वेलोसिटी। अब जिन्हें नहीं मालूम सेपरेटिंग वेलोसिटी क्या होती है, तो सेपरेटिंग वेलोसिटी जो वेलोसिटी एक दूसरे को आसपास लाए, मतलब सॉरी, ये अप्रोचिंग वेलोसिटी होती है जो अप्रोच करे, और सेपरेटिंग जो सेपरेट करे, उसे कहते हैं सेपरेटिंग वेलोसिटी। तो रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट्स हैं, जिन्होंने काइनेमेटिक्स एडवांस लेवल का नहीं पढ़ा तो इसी यूट्यूब चैनल पे वो भी जल्दी आपके सामने आएगा, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो सपोज ये x इज, एक मिनट, तो सपोज ये x इज इक्वल टू 0 है मीन पोजीशन, और ये x इज इक्वल टू कुछ x1 है, और ये x इज इक्वल टू कुछ x2 है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल चल रहा है v2 से, यहाँ पे पार्टिकल v1 से। तो बेसिकली देखा जाए तो ये v1 और v2 इक्वल है, मतलब दोनों की सेम वेलोसिटी है। तो दोनों की अगर सेम वेलोसिटी होगी ना, तो जो मैक्सिमम सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, दिस इज नथिंग बट, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो x1 और x2 भी आपस में इक्वल आ जाएंगे, और x1 x2 आपस में इक्वल है, तो जो मैक्सिमम सेपरेशन होगा ना, दिस इज नथिंग बट x1 प्लस x2 दैट इज 2x। अगर हम इसे x के इक्वल ले लें तो 2x के बराबर आ जाएगा आपका मैक्सिमम सेपरेशन। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब मेरे को लगता नहीं इसमें कोई मुश्किल सी बात होगी। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर मैं आपको इसके ऊपर एक करा दूँ, तो वो सिंपल फेस बनाने का यही क्वेश्चन होगा कि आप बता दो कि इक्वेशन क्या होगी इसकी। तो बेसिकली जैसे कि ऐसे घूम रहा, तो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस तो मेरे को नहीं लगता वैसे कोई मुश्किल होंगे। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको आपके कंसेप्ट्स को ज़्यादा जल्दी वो कर देगा। एक इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जाया जा रहा है, और एक इस मतलब v2 वेलोसिटी से जाया जा रहा है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है।
तो अब पूछा है टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन है टाइम ऑफ क्रॉसिंग के बाद कि अगर किसी एसएचएम का एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड दोनों सेम है, बोथ आर सेम, मतलब किसके, टू पार्टिकल्स के, दो पार्टिकल्स के ऐसे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूरे पूरे सेम है, तो उनका टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है। क्या बताना है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग। और अगर हो तो जैसे कि, और मेरे को क्वेश्चन एक और इसमें काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनता तो था, खैर वो फेजर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप ये दो क्वेश्चन करो, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे दो क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम वो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आसान है कि देखो कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पे करेंगे। ए, अब ये मत देखना कि v1 v2 अलग अलग है। भाई v1 और v2 इसलिए अलग है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है, इनके मैग्नीट्यूड जो होंगे v के बराबर ही होंगे। दोनों वेक्टर अलग हैं, डायरेक्शन के कारण मैग्नीट्यूड इनका v ही होगा। तो a cos 45 दैट इज a/√2। तो सिंपल टाइम निकाल लो ना, जहाँ पर a/√2 आएगा, a/√2 टाइम निकालना। तो ये देखो ना, a/√2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ए से ए चला गया, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू दैट इज पाई/4 एंड 3π/4, या इट्स पाई/4 एंड 3π/4, पाई पाई/4 ओमेगा, 3π/4 ओमेगा। पाई/4 ओमेगा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसे हम t/8 बोलते हैं। और ये हो गया 3t/8। तो ये दो टाइम्स होंगे जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब कोइंसाइड इन द सेंस आपस में एक दूसरे के ऊपर जाया जाएगा। अब उसमें भी ना एक केस होता है, मतलब कि हम देखेंगे कि ये कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, कौन से में नहीं चल रहे हैं, ये वो ऐसे। तो जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अगर इसकी प्रोजेक्शन ले, दोनों पार्टिकल्स जो हैं हमारे उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये आगे है t/8 एंड 3t/8। तो इसकी जो एसएचएम की क्वेश्चन होगी ना, बेसिकली ये चीज़ तो होने से रही, तो इस कारण से जो इसका एक्चुअल आंसर होगा ना, ये t/8 जो होगा ना, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। t/8 इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिकॉज ये है ना, वो a cos 45 डिग्री तो आ रहा है, लेकिन ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव का आ रहा है, तो -a cos 45 डिग्री होगा। तो दिस इज माइनस, और फिर उसके बाद ये चीज़ आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो इसका ठीक आंसर आएगा वो 3t/8 आएगा, जो इसका करेक्ट टाइम आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ये अगर दो एसएचएम के एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूरे पूरे सेम है, अगर दो एसएचएम के एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूरे पूरे सेम है, तो फिर उनका टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा। बेसिकली इसमें जो स्टार्टिंग वो है ना, वो आप कुछ ऐसे ही ले लो कि एक पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू a/2 पर है,
एक पार्टिकल जो x इज इक्वल टू प्लस ए पर है, ऐसे ऐसे नहीं ये जो है माइनस ए बाई टू पर है, ये भी इधर अप्रोच कर रही है और ये भी इधर अप्रोच कर रही है। अब आएगा मजा, अप्रोच करते करते कभी ऐसा होगा। सबसे पहले तो इसके इक्वेशन देखेंगे। तो एक पार्टिकल तो इधर है और एक है माइनस ए बाई टू पर। तो अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये पाए पाए प्लस का this is a and this is a by 2 distance. So यहाँ से जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब सेम लाइन में जब ये दोनों आएंगे, तब उसके बाद तो ये जो a बाई टू है, ये डिस्टेंस है a बाई टू, अगर हम ये चीज़ निकालेंगे और ये हम पीछे से पाई ले, इधर से पाई ले, तो पाई माइनस का थीटा आ जाएगा। और ये अगर हम x ले तो ये a cos पाई माइनस का थीटा आएगा। पाई माइनस का थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री आएगा। थीटा इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री आ जाएगा। तो ये जो हमने थीटा निकाला है, मतलब ये इससे कितना आगे होगा, ये आ गया टू पाई बाय थ्री। अब थीटा अगर टू पाई बाय थ्री आ गया तो फिर अब एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे ए कॉस टू पाई बाय थ्री टू, तो एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू। इस पर अब टाइम ऑफ प्रोसेस निकालने के लिए कौन सा मतलब रॉकेट साइंस लगाना है यार। जो इसकी इक्वेशन होगी वो इक्वेशन इसकी आएगी ए साइन ओमेगा टी। अब हम अगर इसका फेज देखें तो ये ए पर है, लेकिन ये तो इससे आगे है, ये बेसिकली पूरा पाई बाय टू टाइम्स आ गया। तो इसकी जो हम इक्वेशन देखेंगे ना, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था यहाँ पर कि जब एम्पलीट्यूड पे होता है तब जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो होगी ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बाई टू आ रही है ना, फिर टी निकालना है ए बाई टू, तो जो टी आ गया वो आ गया पाई बाय थ्री ओमेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टी बाय सिक्स। तो बेसिकली टी बाय सिक्स टाइम पर जाकर आपस में दोनों कोइंसाइड होंगे। चलो अब काफ़ी ज़्यादा वेट के बाद अब जो टॉपिक आया है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार और बेस्ट टॉपिक आ चुका है आज के दिन का, दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर उतरेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, क्योंकि इसको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा जाता है। तो क्या है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्प्रिंग देन इट ऑसिलेट्स एंड द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज एसएचएम। तो जो बेसिकली इसका मोशन होता है वो एसएचएम मोशन होता है। जैसे कि आप खुद देखो, ये एक स्प्रिंग है, तो अगर आप स्प्रिंग को खींच दोगे इधर की तरफ, पहले इस पे फोर्स लगाओगे और फिर छोड़ोगे, तो फिर ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 चलेगा। तो बेसिकली एक एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो अब हमें जो क्वेश्चंस आता है वो उसके टाइम पीरियड निकालने के आते हैं। तो अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने एक मेथड बना रखा है, दैट इज नोन एज अभी मेथड। अभी मेथड। तो सबसे पहले मीन पोजीशन डिफाइन करते हैं नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करके। फिर उसके बाद हम जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं छोटा सा मीन पोजीशन से,
और या तो इन दोनों में से कोई एक चीज प्रूव कर देते हैं, या तो एक्सेलरेशन के लिए या तो फोर्स के लिए, इन दोनों में से कोई एक चीज। अब जैसे ही हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, तो जो कांस्टेंट होगा वो ओमेगा होगा, और फिर उसके बाद टाइम पीरियड में 2 पाई/ओमेगा लगाकर हम उसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो अभी ये 3 स्टेप्स याद रखो, मैं क्वेश्चन में परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये चलता कैसे है। हम्म, फिर आते हैं हम रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन के टुवर्ड। एक्चुअली रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है, मैंने लगाई है, मतलब बेसिकली फोर्स इस डायरेक्शन में, मैंने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, साफ सी बात है एक्सेलरेशन अंदर की डायरेक्शन में आएगा। तो जो एक्सेलरेशन है ये स्प्रिंग को फोर्स रिस्टोर करवा रहा है। तो ये चीज जो हो रही है, मतलब इसकी शेप एंड ओरिएंटेशन को वापस रिस्टोर करने में हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम ए रिस्टोरिंग बोलेंगे। हम्म, तो ए रिस्टोरिंग जो होगा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, बस हम इसको ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब आते हैं हम अपने केस की तरफ, जो जिस केस की मतलब मैं बात कर रहा था। बेसिकली पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन्हीं केसेस के थ्रू चलता है। तो सबसे पहला केस, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं केसेस के वे में करा रहा हूँ। सपोज ये इधर, और ये मास m लटका हुआ, मास m लगा हुआ है इससे। सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ आया, सबसे पहले हमने मीन पोजीशन डिफाइन करनी है, तो ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। यहाँ पे नेट फोर्स सारे इक्वल कर दो, तो आगे की तरफ जो एक्सेलरेशन हमने लगाया, और पीछे की तरफ उसका वो फोर्स लगा, और ये जो एक्सेलरेशन, ये जो वो है उसे x ले लो, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बेसिकली जो ये फोर्स है वो है F इज इक्वल टू माइनस के ओ एक्स। तो F नेट आया वो m इन m ए हुआ, F नेट m ए, F नेट m ए, और पीछे की डायरेक्शन में ये वाला फोर्स, तो प्लस में k ऑफ x, ये दोनों डायरेक्शन, ये दोनों फोर्सेस होंगे बेसिकली। तो अब क्या करना था, पहले उसके जो एफ नेट था वो जीरो करना था, तो एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, तो जो एक्स आ गया, बेसिकली एक्स नहीं, जो ए आ गया वो आ गया माइनस के ऑफ एम ऑफ एक्स। तो जो एक्सेलरेशन आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ माइनस एक्स हो गया। तो जो ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये मतलब पहली चीज यहाँ पर कर दी हमने, ये दूसरी चीज हो गई। अब हम थर्ड चीज कर रहे हैं, जो ओमेगा की वैल्यू आ गई वो के अपॉन एम आ गई, मतलब ओमेगा की वैल्यू ये नहीं आई, जो ये वाली चीज होती है तो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अब जो टाइम पीरियड वो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो बेसिकली टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट में एम बाय के। तो ये एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है, जो कि हमने ऐसे निकाला इस केस के लिए। अब एक केस हम और ट्राई करते हैं, तो बेसिकली वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान केस ही होगा। उस केस में ये होगा कि ये यहाँ पर लगा हुआ है मास m, यहाँ पर ये एफ नॉट फोर्स से इसे लेकर जा रहे हैं। अब इसे सॉल्व करना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो कुछ नहीं, वो वाली मीन पोजीशन डिफाइन करो, एक्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट के आगे की तरफ। अब यहाँ पे एक फोर्स तो एफ नॉट लग रहा था, तो ये जो एफ नॉट है आपका, ये एफ नॉट इज नथिंग बट के इंटू एक्स नॉट होगा। एक्चुअली माइनस ऑफ के ऑफ एक्स नॉट होता है ना, लेकिन ये फोर्स तो आगे की तरफ है, तो पॉजिटिव लेंगे। अब हमने इसको एक्स डिस्टेंस चला, मतलब पहले एक्स नॉट चलाया, अब उसके बाद एक्स डिस्टेंस और चला दिया।
ये x से डिस्टेंस चलाया, अब आगे की तरफ क्या आ गया, अब आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो गया। ये आगे की तरफ एफ नॉट है, ये आगे की तरफ एक्सेलरेशन है और पीछे की तरफ फोर्स है। तो जो नेट फोर्स है वो है एफ नॉट प्लस में ए प्लस में ये एफ। ये तीन टाइप की फोर्सेस हैं हमारे पास। अब इनको जीरो से इक्वेट कर दो, पहला केस। तो एफ नॉट जो कि के ऑफ एक्स नॉट है, और ये एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन थोड़ा यार, एम इंटू ए, एम इंटू है, और माइनस में, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक का एक्स नॉट था, यहाँ से यहाँ तक का एक्स था, और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम यहाँ तक, मतलब इसे एक्स एन मान ले। तो के इंटू एक्स नॉट प्लस का एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो ए रिस्टोरिंग आ रहा है बार बार आपका, तो ए रिस्टोरिंग इसमें भी आप आगे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो इसका भी जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई अंडर रूट में के अपॉन एम ही आएगा। इसमें भी टाइम पीरियड सेम आ रहा है, मतलब टाइम पीरियड में किसी चीज़ का भी डिफरेंस नहीं है। हम जो नेक्स्ट केस लेते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया केस, जो कि हमारा लास्ट केस होगा आज का। और ये केस थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इसमें आगे की लेवल की बातें करेंगे, क्योंकि इस केस में ना, ये केस और पिछला केस काफी ज्यादा सेम था। क्यों सेम था देखो, ये मासम लगा हुआ है। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है यार। पिछले केस में हमने एक फोर्स लिया था एफ नॉट, जो कि कांस्टेंट फोर्स था। इस ये भी तो सेम ही केस है, इसमें भी तो नीचे की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, उस एफ नॉट को एम जी मान लो। पूरा केस ही तो पिछले की तरह का। हाँ, तो प्रीवियस केस, एक बार इसको खुद ट्राई कर लो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो क्या करना है, जैसे इसको मैं इधर लेता हूँ, एफ नॉट इज इक्वल टू एम जी। सबसे पहले एक्स नॉट डिस्टेंस दौड़ा दो, तो यहाँ पे जो एफ नॉट होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो के एक्स नॉट होगा वो एम जी के बराबर होगा। अब ये मत कहना एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये सब नहीं मालूम है भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता अगर एफ इज इक्वल टू के एक्स नहीं मालूम है तो। क्योंकि अगर मेरी वीडियोस आएंगी आगे फिर उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और खैर ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ ये चीज़, ऐसे जब मैं भी स्टार्टिंग से ही बात बताते आ रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम ये एक्स डिस्टेंस के साथ, और यहाँ पर अब एक एक्सेलरेशन लग गया, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो बेसिकली जो डेल्टा एफ है वो ज़ीरो करना है। इसी तरफ में एफ है, नीचे की तरफ ये वाला एफ है। तो ये एफ नॉट हो गया, एफ नॉट प्लस का आर प्लस के इंटू एक्स प्लस। तो इससे ये पहले वाले इक्वेशन से तो जब हम देखेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए आर के अपॉन एम इंटू एक्स आएगा। तो जो टाइम पीरियड हो गया, अब देख रहे हो इसमें ए आर एक्स के आ रहा है, तो क्योंकि रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है तो इसलिए पॉजिटिव ही आएगी। 2 पाई अंडर रूट में के अपॉन एम, तो इसका भी टाइम पीरियड सेम है। बट अब हम इसमें ज़्यादा अलग बातें क्या करेंगे, अब हमें, ये तो हमने टाइम पीरियड के लिए निकाला, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए, कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना जाएगा। मतलब बेसिकली मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब हम एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे। समझ में आई बात, एक्स मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब एक्स मैक्स, कि मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब ये कितना नीचे तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब कितना नीचे तक जाएगा।
तो ये होगा एक्स मैक्स विच इज इक्वल्स टू ए। एक्स मैक्स एम्पलीट्यूड के ही इक्वल होगा। तो अब जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा एक्स नॉट नीचे लेकर जाऊं, तो नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा, और ये सब हम देखेंगे के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी है। तो जो एक्स मैक्स होगा ना, के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी है, जो कि इसका एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है इस केस में। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स एक्सटेंशन, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ना इधर से ये स्प्रिंग, तो ये ऐसे कुछ। अब देखो, स्प्रिंग का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस करना है सर्कुलर के, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होता है। तो एक्स मैक्स जो हमने ए के इक्वल लिया, ये कहना हमारा थोड़ा सा गलत है। ये कहना हमारा थोड़ा सा गलत इसलिए है क्योंकि हम रेडियस ए लेते थे। तो जो एक्स मैक्स है ना, वो बेसिकली 2a के बराबर है। जहाँ हमने ये दोनों फोर्सेस इक्वल कर दी, फोर्सेस इक्वल करने का मतलब याद नहीं है, एक्सेलरेशन मैक्स कहाँ पर आता था, एम्पलीट्यूड पर आता था, नहीं आता था मैक्स एक्सेलरेशन। तो वही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन मैक्स एम्पलीट्यूड पर आ चुका है। तो के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी, तो ये जो एक्स नॉट है ये ए के बराबर है। तो ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई एम जी अपॉन के, ये ए की वैल्यू हो गई। तो हमें निकालनी किसकी, एक्स मैक्स, जो कि 2a के बराबर है। तो एक्स मैक्स की वैल्यू हो गई 2mg अपॉन के। 2mg अपॉन के हो गई। थर्ड इसमें एक चीज और निकाल लेते हैं, जो कि होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर आएगी ये चीज़ है, तो भाई मतलब वी मैक्स अब कहाँ पे आएगी भी नहीं, इतना भी नहीं करना, ए इंटू ओमेगा कर देना सिंपली। हम सब निकाल ही चुके हैं, वी मैक्स ए इंटू ओमेगा ही होता है। ए हमने ऊपर निकाला एम जी अपॉन के, और ओमेगा हम निकाल ही चुके हैं कितनी बार, के अपॉन एम। तो इससे अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो वी मैक्स आएगा वो आएगा जी अंडर रूट एम अपॉन के। ये हमारा वी मैक्स आ गया। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। बस ये आज के दो छोटे छोटे टॉपिक, फिर आज का हम ये समाप्त करेंगे यहीं पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखें अगर हम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग समझने के लिए हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो टेंशन होता है, मतलब टेंशन हम फोर्स ही कह सकते हैं, वो के इंटू एक्स होता है। तो बेसिकली ये तीन अलग अलग स्प्रिंग्स हैं। इसका K1, K2, K3, और इसे लगाना है हमने एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करना है जिसका ये K इक्विवेलेंट हो। तो सपोज बेसिकली अगर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट देगा, तो साफ सी बात है, सपोज इसने x1 दिया, x2 दिया, इसने x3 दिया, तो इससे साफ सीधा हम कह सकते हैं कि जो x है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर ही होगा। तो इससे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट। जो टेंशन होगा तीनों स्प्रिंग में वो टेंशन सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन हम तभी कर सकते हैं जब टेंशन इन द स्प्रिंग मस्ट बी सेम, तभी पॉसिबल ही तभी है, ये इसकी कंडीशन है, याद रखना। हाईलाइट कर देता हूँ, टेंशन इन द स्प्रिंग मस्ट बी सेम। तो अब इससे टी K1 प्लस टी K2 प्लस टी K3, तो अब इससे
अब अगर हम टी को हटा दे तो हम देखेंगे कि 1/k इक्वलेंट इक्वल होता है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस ऐसे सो ऑन। ये सीरीज में होता है, मतलब याद है ना रेसिस्टेंस, उसी का जस्ट उल्टा। मतलब किसी ने कैपेसिटर्स पढ़े होंगे तो कैपेसिटर्स वाला जैसा बिल्कुल सेम। तो अगर हम दो के लिए निकालें तो अगर दो हैं तो उसके लिए के इक्वलेंट k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 होता है। और अगर n सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है तो जो k इक्वलेंट होगा दिस इज नथिंग बट जो मतलब n सेम स्प्रिंग्स हैं तो वो k अपॉन में n होगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू k है, तब ये वाली कंडीशन होगी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे मतलब बेसिकली पैरेलल पैरेलल वाले में हम टेंशन्स को अलग मान लेंगे और जो x है x इज सेम, डिस्प्लेसमेंट को सेम मान लेंगे। तो फिर उसी से अगर हम देखेंगे तो अगर ये तीन है k1 k2 एंड k3 तो फिर जो टेंशन होगा टी नेट होगा t1 t2 t3 तो k इक्वलेंट इंटू एक्स k1x plus k2x plus k3x, so k equal to x k1x plus k2x plus k3x के बराबर होगा। तो इधर से k इक्वलेंट जो हो गया k1 plus k2 plus k3, इसके इक्वल आ गया। मतलब बिल्कुल उल्टे ही हैं इधर। अगर रेसिस्टर्स पढ़ रखे होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन के एकदम उल्टा ही चलता है इधर। अब जैसे कि कोई यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा दिया जाए। सपोज अब ऐसा क्वेश्चन हो एक, और यहाँ पर एक मास है, थोड़ा सा समझ जाना भाइयों यार, क्या बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। सपोज दिस इज k1 दिस इज k2 दिस इज k3 दिस इज k4, मतलब ऐसे मत लो। ये k है, ये 2k है, ये 2k है, ये 3k है, ये 4k है और ये मास m है। तो अब इसमें टाइम पीरियड, मैक्सिमम एक्सटेंशन और वी मैक्स निकालना है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए सबसे पहले तो इतने सारे जो स्प्रिंग्स दे रखे हैं उनको इस एक स्प्रिंग में कन्वर्ट करो। तो इस एक स्प्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक स्प्रिंग में, तो इसके कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले इस सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से 2/3 के, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से 6/5 के।
और ये 4k सिमिलरली। तो अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो ये 4k और इन दोनों का तो 2/3 + 6/5 10 10 प्लस में 18 एक मिनट 10 प्लस में 18 28 अपॉन में 15 के। अब इन दोनों का लेंगे तो जो k आएगा वो k होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 112 112 के 112/15 के। काफ़ी ज़्यादा खराब सी वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं। 1 मिनट 28 इंटू 4 32 और हाँ सही है। तो हम इसको 112 के अपॉन 15 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब क्या है ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है, नीचे की तरफ जी होता है एम जी, फोर्स नीचे की तरफ एम जी होता है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स हो गया क्या हो गया एम जी साइन थीटा। नहीं समझ में आया क्या? इस डायरेक्शन में निकालना है, ये एम जी है, ये 90 माइनस थीटा है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरफ एक फोर्स आ गया। अरे ये तो वही थर्ड केस हो गया, ये तो थर्ड केस अभी सर ने कराया था। तो ये तो सेम वही वाला केस हो गया। तो अगर हम उसी वाले केस से याद रखेंगे तो इसका टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट में के अपॉन एम, मतलब के इक्वलेंट अपॉन एम। तो 2 पाई अंडर रूट में के इक्वलेंट की वैल्यू क्या है 112 के अपॉन 15 एम। ये आ गया टाइम पीरियड। अब निकालो मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आता था इसे सॉल्व करने में 2 टाइम्स ऑफ ए आता था, जो कि होता रहा 2 mg अपॉन के इक्वलेंट। तो 2 mg अपॉन 112 के इंटू 15 दैट इज 1 एंड 56 15 mg अपॉन 56 के। और वी मैक्स होता था हमारा g अपॉन में के इक्वलेंट। तो g इंटू में m 112 के इंटू 15। तो मतलब अब आप देख लो कि आप घर पे बैठे बैठे जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हो। जेई के क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन वाले। तो एक क्वेश्चन और लोगे, एक क्वेश्चन इसी बात पे एक और ट्राई कर ही लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इतना सा होगा कि इस क्वेश्चन में मैं क्लिप दे देता हूँ। अरे लिफ्ट चल रही है ऊपर, ए नॉट वेलोसिटी से, ए नॉट एक्सेलरेशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ पर ये है के, ये है 2k, ये है के, ये है के। यहाँ से मास एम लटका हुआ है। तो अब हमें निकालना है। तो सिंपली अगर हम देखा जाए तो हमें सिर्फ क्या सॉल्व करना है, इसे के इक्विवेलेंट के इक्वल लेना है। इसमें भी वही पुरानी 3 चीज़ें निकालनी है, एक्स मैक्स वी मैक्स, वही 3 चीज़ें। तो के इक्विवेलेंट और ये एम के। अब सूडो फोर्स के अकॉर्डिंगली इधर नीचे फोर्स लग रहा होगा एम ए नॉट, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, और नीचे का एक एम जी भी लग रहा होगा। तो जिस कारण से जो फोर्स आ गया एफ नॉट वो क्या आ गया एम ए प्लस का जी नॉट, ये फोर्स आ गया एफ नॉट। तो बेसिकली जो टाइम पी, अब सबसे पहले के इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो क्या होगा कि इन दोनों का सीरीज लेंगे, तो ये तो 2/3 टाइम्स ऑफ k हो गया। फिर इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना, जस्ट के इक्विवेलेंट जो है वो लाना कि 8/3 के, तो 8/3 टाइम्स ऑफ k आ गया। अभी एफ नॉट ले आए हैं इक्वल टू m a प्लस जी नॉट नहीं, ए नॉट प्लस जी। तो अब निकालना है एक्स मैक्स। तो एक्स मैक्स क्या होता है, एक्स मैक्स प्रिंसिपल टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट के इक्विवेलेंट अपॉन एम। तो 2 पाई अंडर रूट में 8k अपॉन 3m, बेसिकली इसे 4 पाई अंडर रूट में 2k अपॉन 3m लिख सकता हूँ। जो एक्स मैक्स है वो होता है 2mg अपॉन के इक्विवेलेंट। तो ये आ गया 3mg अपॉन 4k। ये सॉल्व करके लिखा है मैंने। और जो v मैक्स आ गया, v मैक्स आ गया आपका, v मैक्स एक्चुअली होता क्या है, v मैक्स होता था जो फोर्स होता था, एक मिनट इधर हम g की जगह पूरा फोर्स लेंगे, a नॉट प्लस जी प्लस ए नॉट। हमारा इधर f अलग है ना, तो हमारा जो v मैक्स होगा वो हमारा 3mg, नहीं एक मिनट, उसका फॉर्मूला था g अंडर रूट में m अपॉन के इक्विवेलेंट। वो फॉर्मूला से याद कर लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो ए नॉट प्लस जी अंडर रूट में ये आ गया आंसर। तो ये बेसिकली आज की क्लास हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पूरा का पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और सर्कुलर मोशन ख़त्म किया। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज की क्लास में, काफ़ी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिले, सब कुछ देखने को मिला। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे और पेंडुलम्स के बारे में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है वो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का भी सही लग रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।